हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वेन्यू। आज मैं आपको क्लास 12 हिस्ट्री थर्ड पार्ट का ये उपनिवेशवाद और देहात चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। गाइज, ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एट ए ग्लैंस के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, जो आप अगर इसको थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लेंगे तो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, यहाँ से ही कंपनी के शासन की शुरुआत मानी जाती है 1757 से। वैसे तो सन 1600 में ही अंग्रेज यहाँ पर आ गए थे, लेकिन 1757 से ही परफेक्ट यहाँ पर कंपनी शासन की शुरुआत मानी जाती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी। तो उसमें क्या किया था, जो यहाँ के नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के, और अंग्रेजों के बीच में उनकी लड़ाई हुई थी और वहाँ पर अंग्रेजों की जीत हुई थी और भारत में अंग्रेजों के शासन की शुरुआती यही माना जाता है। और उसके कर व्यवस्था इसके अंदर ये स्थायी बंदोबस्त या इस्तिमरारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट जिसे कहा जाता है, ये था। ये 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था और इसके अंदर ये था बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर ये जमींदार नियुक्त किए गए थे। और गाइज ये समझ जाना, जमींदार है कौन, ये थोड़ा सा जो टर्म है, ये जमींदार वो नहीं जिसके पास जमीन अपनी थी, वो जमीन नहीं है। जो पहले के टाइम पे जो पावरफुल लोग थे, जैसे राजा थे, साहूकार थे, और जो बड़े बड़े जितने भी लोग थे, जो नवाब थे, उन लोगों को जमींदारी दी गई थी। जमींदारी का मतलब ये था उनके टर्म में कि यहां पर जिसके पास जमीन है वो नहीं होगा, जो क्या करेगा, वो टैक्स वसूलेगा। जो परमानेंट सेटलमेंट को वसूलता था उसे ही कहा जाता था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी ये इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था थी ये, और वही जमींदार थे। ठीक है, और जिसके अंदर क्या होता था, जमींदार किसान इच्छा से कितना भी कर वसूल लेते थे, कितना भी कर वसूल सकता था। मतलब कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, इनको ये बता दिया था अंग्रेजी सरकार ने कि इतना आपको जो है हमें टैक्स पे करना है, बाकी आप कितना भी आप किसानों के पास लेके आओ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहां पर है रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी व्यवस्था का मतलब ये होता है, कैसे रैयत का मतलब ये होता है कि किसान होते हैं। ठीक है, कि ये 1820 के अंदर टॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था और ये दक्कन क्षेत्र में लागू किया गया था। इसके अंदर क्या करते थे, किसान खुद ही टैक्स जमा करा के आते थे अंग्रेजों के पास में। नेक्स्ट है हमारा महालवारी। महालवारी सिस्टम, गाइस महाल का अर्थ ये होता है गांव, महाल का मतलब होता है गांव। ये कब हुआ था, 1833 में ये लागू हुआ था और एक व्यक्ति पूरे गांव का कर इकट्ठा करता था। मतलब क्या करता था, वो पूरे गांव के जितने भी लोग थे किसान, उन सभी के लोगों का टैक्स इकट्ठा कर लेता था और अकेला व्यक्ति जा करके वो अंग्रेजों के पास वो टैक्स जमा करके आता था। और अंग्रेजों ने क्या किया था, इसको कहां पर, उत्तर पश्चिम भारत के अंदर लागू किया था इस टैक्स व्यवस्था को। उसके बाद बंगाल और अंग्रेजी शासन। बंगाल और अंग्रेजी शासन, देखो सबसे पहले आकर के अंग्रेजों ने कहां पर, बंगाल में ही अपना प्रभुत्व कायम किया था। कि बंगाल भी वहां पर जैसे रिच है खेती के मामले में, ठीक है, तो आते ही सबसे पहले उन्होंने वहां पर ही अपना वो देखा था। तो बंगाल क्या है, कृषि पर पूरी तरह से वो निर्भर था और अंग्रेजों ने कृषि निवेश बढ़ाया वहां पर। कृषि निवेश बढ़ाया उन्होंने, उन्हें यह लगा कि अगर कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा वहां से टैक्स वसूला जा सकता है। इसलिए वहां पर क्या हुआ, उन्होंने इस्तिमरारी बंदोबस्त बंगाल में ही लागू किया था। और जमींदार वो मालिक नहीं होंगे, वो सिर्फ क्या होंगे, जो जमींदार होते थे जमीन के मालिक नहीं होंगे, वो क्या करते थे, वो सिर्फ कर वसूलने का काम था उनका बस। कौन जमींदार थे, जो पहले नवाब थे, पुराने राजा महाराजा हुआ करते, जो साहूकार थे, वो लोग थे। और उसके बाद है, जमींदार ठीक समय पर अगर राजस्व नहीं चुका पाते थे तो वो उसका रीजन क्या था। सबसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट है गाइस, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि जमींदार ठीक समय पर राजस्व क्यों नहीं चुका पाते थे। तो उसका पहला रीजन ये है कि जमींदारों की लापरवाही थी। लापरवाही के अंदर अंग्रेजों के सिस्टम जो थे वो स्ट्रांग तो थे ही कर वसूलने के लिए, लेकिन ये क्या करते थे, ये कर को वसूल करने में लापरवाही कर देते थे जमींदार। तो इसलिए क्या है, जमींदारों की ये लापरवाही पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, ये ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, किसानों से अधिक कर की मांग करते थे कि किसान क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा राजस्व को वो देगा। इसलिए क्या था ये, तो कर की ज्यादा मांग होने के कारण से किसान उतना पैसा नहीं दे पाता था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता था इतना। ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद असमान व्यवस्था थी। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कर सिस्टम था। मतलब कि एरिया अगर अलग अलग है तो वहां पर कुछ लोगों के लिए अलग सिस्टम होगा, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया भी होगा तो वहां पर भी लोगों के लिए अलग अलग सिस्टम था वहां पर।
ठीक है। तो इसलिए असमान व्यवस्था की वजह से भी कई बार जो है जमींदार ठीक समय पे टैक्स नहीं चुका पाते थे। और दूसरा एक ये था सूर्यास्त समयावधि। जैसे सूर्यास्त अगर हो जाता था, जैसे मान लीजिए शाम के 5-6 बजे के बाद, तो कोई भी व्यक्ति अगर मान लो उन्हें टैक्स देता था तो उस टैक्स को वो अगले दिन के रूप में काउंट करके उसको लेते थे। ठीक है, तो ये था सूर्यास्त विधि। और उसके बाद फसलों की कम कीमत। और ये था, देखो ब्रिटिश ने क्या किया था, एक चाल चली थी, उन लोगों ने, कंपनी ने क्या किया था, एक चाल चली थी, ये थी चाल उनकी कि किसानों से अगर फसल हम लेंगे तो कम कीमत पर लेंगे और टैक्स उनसे पूरा लेंगे। मतलब यही है कि ज्यादा उनसे टैक्स लेना है और चाहे फसल की कीमत उन्होंने कम बहुत कर रखी थी, कि एक तरीके से उनका इंटेंशन क्या था कि इनकी जमीन के ऊपर अपना कब्जा करना, कि कैसे भी करके ये लोग अपनी जमीन को खो दें और इनकी जमीन हमारे पास आ जाए। तो ये पूरी उनकी स्ट्रेटजी थी जिसको वो क्या करते थे, वो आगे उसको अप्लाई करते थे। तो इसी वजह से कई किसानों ने क्या किया, अपनी जमीन को खो दिया और वो एक तरीके से बॉन्डिंग लेबर बन गए, मतलब बंधुआ मजदूर बन गए थे, अपनी जमीनों पर ही खुद बंधुआ रह के उन्होंने काम किया था। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा है जमींदार और नीलामी। जमींदार और नीलामी का मतलब यह होता है कि जो जमींदार हैं वो जमीन की नीलामी करवाते थे, नीलामी करवाते थे, जिसके अंदर क्या होता था, फिर जमींदारों की भी नीलामी होती थी उसके उनकी प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो वो ये था कि वो फर्जी बिक्री हुआ करती थी। फर्जी बिक्री इन द सेंस कि अगर मान लीजिए नीलामी अगर हो रही है तो वहां पर क्या होता था, उनके जमींदारों के लोग ही आपस में वहां बैठे रहते थे और वही लोग काफी हाई वैल्यू की बोली लगा करके वो वहीं पर जमीन को अपने अधिकार में दोबारा से ले लेते थे। और दूसरा था कब्जा ना देना, जबरदस्ती उनके पास अपनी सिक्योरिटी हुआ करती थी, उनके पास अपने लठैत हुआ करते थे जो लाठी चलाने में काफी माहिर होते थे वो लोग। तो इस वजह से वो क्या करते थे, कोई भी अगर जमीन, कोई बाहर से कोई आदमी अगर आ भी जाता था तो उनके सामने टिक नहीं पाता था, क्योंकि वो यहाँ इसलिए वहां पे वो उसको कब्जा नहीं दे पाते थे किसी को भी। और ताकत द्वारा, ताकत यही है कि उनके पास अपनी एक शक्ति थी, पावर थी लोगों की। और दूसरा महिलाओं को मालिकाना हक देकर, कि मतलब अंग्रेजी सरकार के थोड़ी इतनी तो समझते हैं अंग्रेजों में कि उन्होंने क्या किया था कि अगर महिला के नाम पर कोई अगर संपत्ति होती थी तो उसे क्या करते थे, उसकी नीलामी नहीं हो सकती थी। इसलिए क्या करते थे वो लोग, महिलाओं के नाम पर काफी जमींदार अपनी प्रॉपर्टी को कर दिया करते थे, इसलिए उनकी जमीन नीलाम होने से बच जाती थी। और उसके बाद गाइज नेक्स्ट ये है, ये पांचवी रिपोर्ट क्या है, पांचवी रिपोर्ट ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट पेश होती थी, ये हुई थी ये। तो इसके अंदर ये हुआ कि मतलब जितने भी इंडिया का पूरा एक समझो मैनिफेस्टो है पूरा, कि टैक्स जहां से इकट्ठा हो रहा है, जहां से रेवेन्यू आ रहा है, मतलब राजस्व और कर जहां से भी इकट्ठा होता तो उन सबकी पूरी डिटेल हुआ करती थी इसके अंदर। और ये कुल मिला के 1002 पेजेस की थी ये। और यहाँ पे किसानों की अर्जी भी यहाँ पे लगाई हुई थी, कि जैसे किसानों ने ये अर्जी लगाई कि हमारे सामने इतनी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब वो टैक्स इनका अंग्रेजों का इतना ज़्यादा है कि मतलब आप लोगों का, कि जिसकी वजह से हम लोग इसको पे करने में असमर्थ हैं, इसलिए या तो उसको कम किया जाए या फिर इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव किया जाए। ठीक है, ये था। और यहाँ कलेक्टर की रिपोर्ट हुआ करती थी, कलेक्टर ने क्या किया था, रिपोर्ट उसको पेश की थी पांचवी रिपोर्ट के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ये राजस्व की पूरी जानकारी होती है इसके अंदर। नेक्स्ट है पहाड़िया लोग। गाइस ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि जमींदार ठीक समय पर राजस्व क्यों नहीं दे पाते थे, और जमींदार और नीलामी इनकी, और ये पांचवी रिपोर्ट। और नेक्स्ट है पहाड़िया लोग। ठीक है, पहाड़ी लोग कौन थे, ये राजमहल की पहाड़ियों में जो लोग रहते थे उन्हें पहाड़ी लोग कहते थे। और पहाड़ी लोग क्या करते थे, जंगलों में ही अपना जीवन निर्वाह करते थे, और जंगलों में ही वो लोग क्या करते थे, अपनी खेती करते थे। खेती कौन सी, वो झूम खेती करते थे। झूम खेती मतलब क्या होता है कि जैसे जंगल के अंदर बहुत बड़े पत्थर होते हैं, झाड़ियां होती हैं, उन सभी उसको साफ करके एरिया को, उसके बाद वहां पे खेती करते थे, कि मतलब बड़े पत्थर निकाल के जमीन को सफाई करके उसके बाद वहाँ पे बीज वगैरह वो बो देते थे, उसके बाद वहाँ खेती करते थे। और खेती करने के बाद क्या होता था कि जैसे वहाँ से उन्होंने फसल की प्राप्ति कर ली और उस जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई, फर्टिलिटी उसकी कम हो गई, तो क्या करते थे वो सेम यही प्रोसेस जा करके, ये प्रोसेस कहीं और एक अलग जगह पे करते थे, उसी एरिया में आसपास।
तो वहां से फिर क्या करते थे वो लोग, जब वहां की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती थी तो दोबारा पहले वाले ही जमीन के ऊपर आ जाते थे वो लोग, और इसी प्रोसेस को ही झूम खेती कहा जाता है। ठीक है। और बाहरी लोगों के जंगल में प्रवेश पर उन्होंने विरोध किया था, मतलब कि वो नहीं चाहते थे कि बाहर से कोई आकर के यहाँ पे जंगल में रह सके, उनके बदले में कोई और आए। और मैदानी भागों में वो लोग आक्रमण करते थे, जैसे उनके जो पशु वगैरह होते थे या पशुओं की ज़रूरतें पूरी करने के लिए या फिर वहाँ को चारागाह के लिए उस तरफ जाते थे कई बार बाहर वो, तो और वहाँ पर उनसे कुछ अनाज की प्राप्ति के लिए, तो इस तरीके से वो लोग क्या करते थे कि वो मैदानी भागों में जो लोग रहते थे उनके ऊपर अपना वो आक्रमण करते थे। और शांति के लिए जमींदार को क्या करते थे, जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ताकि जो पहाड़िया लोग हैं वो जा करके मैदानी भाग के लोगों को परेशान ना कर सके, इसलिए जमींदार क्या करता था, उन लोगों को टैक्स देता था, पहाड़िया लोगों को, कि भाई हमने तुम्हें टैक्स दे दिया, तुम आकर के यहाँ पे परेशान नहीं करोगे, हम टाइम टाइम पर तुम्हें इसके बदले में वो चुकाते रहेंगे टैक्स। ये था। फिर बुकानन और फ्रांसीसी लोग, ये बुकानन और ये पहाड़ी लोग कौन थे? ये बुकानन जो था एक ट्रैवलर था, वो अपने एक डेली डायरी में एंट्री करता था उनके बारे में। तो उसने क्या किया, पहाड़ी लोगों की विशेषता वो लिख रहा था। तो उसने ये लिखा कि पहाड़ी लोग बहुत ही आक्रामक थे, वो अपनी जरूरत की पूर्ति करने के लिए किसी को भी वो मार सकते थे वो, इसलिए वहां पर उनसे मिलना खतरों से खाली नहीं था, इसलिए बाकी लोगों को वहां पर आसपास पहाड़िया लोगों से मिलने की अनुमति वहां पे नहीं थी, क्योंकि वो लोग किसी को भी अपना शिकार बना सकते थे। उसके बाद है संथाल। अब क्या हुआ, संथाल ये क्या थे, 1780 के दशक में अंग्रेजों ने क्या किया कि संथालों को बसाने लगे वो लोग, ताकि वो क्या कर सके, वो जंगल को साफ करके खेती कर सके और वही पहले वाला काम कर सके, मतलब ज्यादा ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सके वहां से, मतलब कर व्यवस्था वो ज्यादा वहां से पा सके। ठीक है। और वो वहां से कर ज्यादा प्राप्त कर सके और बड़े भूभाग को वो संथालों को क्या करते थे, अंग्रेजों ने क्या किया था, एक बहुत बड़े भूभाग को जमीन, मतलब बड़ी एक जमीन दे दी थी संथालों को, उसे ही क्या कहा गया, दामिन ए कोह। ये क्वेश्चन आता है गाइज, दामिन ए कोह मतलब कि दामिन ए कोह ये क्या था, अंग्रेजों के द्वारा संथालों को दी गई जमीन का नाम ही था ये दामिन ए कोह। ठीक है। और उसके बाद गाइज दक्कन दंगा आयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है। दक्कन दंगा आयोग, दक्कन दंगा आयोग का मतलब ये है कि ये बंबई के अंदर, मतलब उस समय बंबई था, बंबई में पुणे में क्या हुआ था कि 1875 में किसानों ने क्या किया था, वहां किसानों ने जो साहूकार लोग थे और जो अंग्रेजी शासन थे उन लोगों के खिलाफ उन्होंने बगावत छेड़ी थी। वो मतलब उन लोगों को क्या किया था, उनके खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया और उनको काफी लोगों को उन्होंने मारा भी, जिनमें कई जो लोग थे साहूकार थे उनमें उनकी जानें भी चली गई। यही था दक्कन दंगा। ये दक्कन के अंदर जो दंगा हुआ था ये दक्कन दंगा कहलाता है, और उसको रुकाने के लिए जो यहाँ पे कमीशन बनाया गया था उसी कमीशन को दक्कन दंगा आयोग कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट हम करते हैं अगली वीडियो में।